नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाखड़ा नहरों में सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान पर निकले मुंबई के दंपति का हनुमानगढ़ पहुंचने पर नागरिकों द्वारा किया गया अभिनंदन। डिग्गियों से सप्लाई हो रहे दूषित पेयजल की समस्या के समाधान की मांग। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जनप्रतिनिधियों ने राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा नहरों में सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भाखड़ा नहरों में सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि भाखड़ा का किसान पिछले 3-4 सालों से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निर्माण कार्य के कारण अनावश्यक बंदी की मार झेल रहा है, जबकि भाखड़ा को अस्थायी तौर पर सरहिंद फीडर के लिंक चैनल से पानी मिल सकता है। ज्ञापन के अनुसार रबी फसल में चंद लोगों के कहने पर विभाग ने 28 दिनों की बंदी ले ली। पूर्व में हुई बारिश के कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गेहूँ भी 8 से 10 क्विंटल ही निकलती है। अगर सरहिंद फीडर से 850 क्यूसेक पानी अतिरिक्त छोड़ा जाए तो 3 सप्ताह में भाखड़ा नहरों में एक सप्ताह का पानी मिल सकता है। इससे किसानों की पीने के पानी व सिंचाई की आपूर्ति हो सकेगी, इसलिए किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर इस समस्या का हल जल्दी से नहीं निकाला गया तो मजबूरन किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज हम कलेक्टर साहब से फिर एक बार पानी की मांग के लिए आए हैं। पिछले 3-4 सालों से भाखड़ा का किसान अनावश्यक रूप से ही बंदी की मार झेल रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य आईजीएनपी का चल रहा है और बंदी भाखड़ा की चल रही है। जबकि भाखड़ा को सरहिंद फीडर की टेल से 850-900 पानी एक्स्ट्रा चलाकर किसानों को एक बारी दी जा सकती है बिजाई के लिए। तो हम कलेक्टर साहब से यही कह रहे हैं कि पीछे तो रेगुलेशन कमेटी ने कुछ चंद लोगों के कहने से बंदी ले ली थी 28 दिनों की, जिससे अब किसान जो गेहूँ निकाल रहे हैं उनके 8 से 10 क्विंटल बेमुश्किल से ही निकल रही है और अब आगे फिर किसान मारा जाएगा। तो कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से लिंक चैनल से पानी लेकर और भाखड़ा किसान को राहत प्रदान करें, यही हमारी मांग है। पानी बिजाई के लिए चाहिए, अभी नरमा कपास की बिजाई चल रही है, इसलिए पानी चाहिए। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 11 वर्षीय नाबालिगा लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सोमवार को दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार संग्रिया थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टा पर 11 वर्षीय पीड़िता 5 सितम्बर 2019 को शाम करीब 4 बजे ईंट भट्टे पर ईंटें लगाने का कार्य कर रही थी। उसी दौरान ईंट भट्टे पर काम करने वाले गगनदीप सिंह उर्फ गगन सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी चक 1 SKM PS गरसाना जिला श्रीगंगानगर ने पीड़िता से पानी मंगवाया। पीड़िता पानी लेकर गगनदीप सिंह के पास पहुंची तो वह उसे जबरन अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता वहां पहुंचे, तब आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता के पिता की ओर से इस संदर्भ में संग्रिया पुलिस थाना में 6 सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक गगनदीप सिंह उर्फ गगन सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे धारा 376 AB व 5M/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार उनके लिए मामला काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पीड़िता आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवार से थी। आरोपी पक्ष ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ बयान दिए तो जान से मरवा देंगे। इसके कारण पीड़िता को पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई गई। पीड़िता मूलतः पंजाब क्षेत्र की निवासी है। आज सरकार बनाम गगनदीप सिंह उर्फ गगन सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार है। पीड़िता को 5/9/2019 को मुलजिम शाम 4 बजे पीड़िता ईंट भट्टे पर ईंटें लगा रही थी, तब उसे मुलजिम ने पानी मंगवाया
जब वो पानी देने गई तो मुलजिम उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने घर में खींच के ले गया और ज़बरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता की उम्र 11 वर्ष थी। पुलिस ने बाद में चालान पेश किया और अभियोजन ने 10 गवाह करवाए और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें माननीय विशिष्ट न्यायालय ने जो सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 366 के तहत 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 373(5)(m)(6) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ये मामला मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये बच्ची काफ़ी गरीब थी, एक मजदूर वर्ग से आती थी और जब ये बयान देने के लिए आई तो मुलजिमों ने इसको धमकी दी हुई थी कि अगर हमारे खिलाफ बयान दोगे तो जान से मरवा देंगे। तो इनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई गई। इनको घर तक, ये पंजाब से आए थे, वहाँ इनको छोड़ के आया गया। बाद में इनको काफ़ी तंग व परेशान किया गया तो तत्कालीन एसपी श्रीमती राशि डोगरा डूडी जी से मैंने फ़ोन पर बात कर इनको सुरक्षा मुहैया करवाई थी। अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान के लिए निकले मुंबई के दंपति का हनुमानगढ़ पहुंचने पर नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। मुंबई से एक दंपति अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान के लिए निकले हैं। दंपति मुंबई से कार से निकलने के बाद दर्जनों शहरों में अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। रतन भाल, शेखर चिलाना एवं उनकी पत्नी नमिता दत्ता के सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर सामाजिक संगठनों की ओर से उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस नेक पहल के लिए आभार जताते हुए दंपति को अनेकानेक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर उदासीनता से कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। हाल के दिनों में अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, परंतु राज्य के किसी भी अस्पताल में अंगदान के प्रति अब तक कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होना दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी जीवित लोगों के ही अंगदान करवाने की परंपरा है। कुल अंगदान का सिर्फ 5% ही मृत शरीर का अंगदान होता है। इस मौके पर रतन भाल, शेखर चिलाना एवं उनकी पत्नी नमिता दत्ता ने कहा कि कई घटनाओं ने अंगदान की अहमियत को सिद्ध कर दिया है। अगर सभी लोग इस पर गौर करें तो कई बीमार और लाइलाज बीमारी का दंश झेलने वाले लोग ठीक हो जाएंगे और उन्हें एक नई जिंदगी मिल सकेगी। इसलिए वे अंगदान के प्रति 131 दिन का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2021 को खार घर नवी मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की थी। यह अभियान अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि वह 131 दिनों के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों का दौरा करते हुए 22,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अंगदान के लिए 80,000 लोगों को शपथ दिलवाने का लक्ष्य रखा है। हमारा द कॉज ट्रेवलर्स सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनजीओ है और हम रोटरी क्लब नवी मुंबई की तरफ से 10 दिसंबर 2021 से हम लोगों ने ये अपना मिशन स्टार्ट किया। ये ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया का हमारा जो कैंपेन है फॉर 131 डेज और 131 सिटीज वी आर ट्रेवलिंग all 28 states and 8 union territories of India and organ donation awareness के कैंपेन के लिए हम लोग all countries में different parts में जाके हम लोग schools, colleges, clubs, NGOs में जाके हम लोग इस बारे में awareness दे रहे हैं कि भी हम इसकी कितनी ज़रूरत है आज अंगदान की और हम इसके अंदर कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब लोगों को इसको जोड़ सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमको 2016 13 जून को हमने एक प्लेज लिया था। हमारी बड़ी बेटी जो यूके में है उनका किडनी का प्रॉब्लम था। उस दिन हमारे सन इन लॉ ने उनको किडनी डोनेट किया और उस दिन हमने रियलाइज़ किया कि फैमिली के अंदर कितनी सफरिंग होती है किसी भी अंग की ज़रूरत जब होती है। तो उस दिन से हमने ये प्लेज लिया कि हम इसको हमने अपने लिए आज तक बहुत कुछ किया, अपनी फैमिली के लिए किया। लेट अस डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। दैट इज़ द डे वी हैव स्टार्टेड दिस आवर मिशन एंड आज हमको 122 दिन यहाँ हो गए हैं जब हम हनुमानगढ़ में पहुँचे हैं और अब तक हम लोग 26 स्टेट्स पूरे हो गए हमारे यहाँ पर हनुमानगढ़ पहुँचते हुए और उसके साथ में 7 यूनियन टेरिटरीज हम कर चुके हैं और 19,800 किलोमीटर तक अब तक हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। हम लोग नवी मुंबई में 30 अप्रैल को वापस पहुँचेंगे। पहले हमको 18 अप्रैल को वापस पहुँचना था लेकिन कोरोना की वजह से बीच में हमको कुछ ब्रेक देना पड़ा। इस वजह से हम 30 अप्रैल को हम लोग मुंबई पहुँचेंगे। हम हनुमानगढ़ के ज़िला वासियों से ये अपील करना चाहेंगे, आज जो हमें अंगदान की ज़रूरत है और हम आगे इसके लिए बढ़े और हम सब जो हमारी आज वेटिंग लिस्ट हर रोज़ 20 लोगों की वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती है। आज जो है हर साल 5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं जिनको अंग नहीं मिल पाता और 1 लाख लोगों को किडनी नहीं मिल पाती, वो अपने रिश्तेदारों को रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। उस चीज़ की हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं हनुमानगढ़ वासियों से कि हम सब इस अभियान में आगे बढ़ें और हम अपने जाने के बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहते एटलीस्ट हम कुछ अपने अंग दान कर सकें ताकि हम किसी लोगों को नई जिंदगी प्रदान कर सकें।
जिले में जलदाय विभाग की डिग्गियों से सप्लाई हो रहे प्रदूषित पेयजल की समस्या के समाधान की मांग को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला। जिले में जलदाय विभाग की डिग्गियों से घरों में सप्लाई हो रहे बदबूदार एवं प्रदूषित पेयजल की समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करवाकर पेयजल सप्लाई सुचारू करवाने की मांग को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सांसद निहाल चंद, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मांग पत्र भी सौंपा। पार्टी नेताओं व जन प्रतिनिधियों ने बताया कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में पानी की सप्लाई देने का कार्य जलदाय विभाग का है, लेकिन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जलदाय विभाग की डिग्गियों में से गंदे, बदबूदार व प्रदूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही है। इससे हनुमानगढ़ जिला वासियों को मजबूरन गंदा, दूषित व बदबूदार पानी पीना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने से अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां व पेट संबंधी रोग फैल रहे हैं। यदि हनुमानगढ़ जिले के नागरिक कुछ समय तक और यही पानी पीते रहे तो परिस्थितियां विस्फोटक हो जाएंगी व महामारी फैलने की आशंका उत्पन्न होगी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इसके अलावा इस भीषण गर्मी में हनुमानगढ़ जिले में सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं की जा रही है। इसके कारण जिले में कई जगहों पर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने जलदाय विभाग की डिग्गियों से घरों में सप्लाई हो रहे बदबूदार व प्रदूषित पेयजल की समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से कराकर पेयजल सप्लाई व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की है। यहाँ पर में कहा गया कि समस्या का समाधान नहीं होने पर भाजपा की ओर से जनहित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र चौधरी, गुलाब सिंवर, भीम सिंवर, गुरदीप शापिनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल जिसमें हमारे सांसद महोदय, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, विधायक धर्मेंद्र जी, विधायक गुरदीप जी और पार्टी के पदाधिकारियों ने आज जो मुख्य रूप से जो भी चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, जो वाटर वर्क्स जर्जर हालत में, जनता को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें दो कारण, एक तो नहरों में गंदा पानी आना और दूसरा जो वाटर वर्क्स जहाँ स्थित है वहाँ पूरी सार संभाल न होने की वजह से वहाँ से भी आम जन को गंदा पानी मिल रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए हमने जिला कलेक्टर साहब को निवेदन किया है। दूसरा, जो नहर बंदी के बाद, क्योंकि हरीक के बैराज से पीछे जो पानी, जो पंजाब की फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो उस बहाव क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही हरी के बैराज से यानी पीछे पोंग डैम से पानी रिलीज होगा और हरी के बैराज आएगा तो सबसे पहले जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो राजस्थान में आएगा। तो हमने ये निवेदन किया है कि जो भी गंदा पानी है उसके साथ थोड़ा बहुत पानी मिलाकर वो पाकिस्तान की तरफ हरी के बैराज से निकाल दिया जाए और 2-3 दिन के बाद जब वो गंदा पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, फिर जब शुद्ध पानी हो तो हरी के बैराज से राजस्थान के जो 13 जिले पीने का पानी जो इंदिरा गांधी नहर से प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए हमने निवेदन किया जिससे इस आमजन को पीने का शुद्ध पानी मिले। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से खेलो इंडिया के तहत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, तिलीपंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी व जिला कलेक्टर नथवल डिडेल की ओर से किया गया। खेलो इंडिया के तहत 3 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से सिविल व फर्निश्ड जबकि 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत कार्य होगा। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के शिलान्यास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद ने बताया कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उन्हें उम्मीद है कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के निर्माण के बाद हनुमानगढ़ जिले के खिलाड़ी इसमें पारंगत होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि पूरे देश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए खेलो इंडिया के तहत यह बहुत अच्छी शुरुआत है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। इसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल के मैदान बनेंगे। खिलाड़ियों व कोच के लिए अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत जिले के नोहर सहित अन्य जगहों पर बने स्टेडियम में भी विकास कार्य करवाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। इसके लिए दोनों सांसद निहाल चंद और राहुल कसमा काफी समय से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इनकी लगातार मॉनिटरिंग की बदौलत ही भारत सरकार की तरफ से खेल स्टेडियम के विकास के लिए पैसा मिल रहा है। इस मौके पर दीपक खाती, जुगल किशोर, शमशेर सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले के स्टेडियम में एक इंडोर खेल स्टेडियम की शिलान्यास माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखी गई है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में खेल प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये खेलो इंडिया के तहत बहुत अच्छी शुरुआत है। लगभग 4 करोड़ से यहाँ एक इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। खिलाड़ियों, कोच और इन सब के लिए अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा। जिस प्रकार इस स्टेडियम में अन्य सुविधाओं का विकास हो रहा है, खेलो इंडिया के तहत हमें नौहर और अन्य स्टेडियम में भी विकास है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनमें माननीय दोनों ही सांसदगण जो MP चूरू हैं राहुल कसवां जी और MP हनुमानगढ़ गंगानगर श्री निहाल चंद जी बहुत ही कोऑपरेट सहयोग कर रहे हैं और इनकी लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से ही भारत सरकार से ये पैसा हमें मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी क्वालिटी का निर्माण करके यहाँ के खिलाड़ियों को फायदा मिले। इंडोर स्टेडियम हनुमानगढ़ के लिए शिलान्यास हुआ है। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया के तहत इस स्टेडियम में करीबन 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इतना प्रपोजल हमारे पास में गया है, पैसे सैंक्शन हुए हैं। यहाँ पे एक सुंदर इंडोर स्टेडियम बनेगा और बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए हमेशा के लिए एक यादगार रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इंडोर स्टेडियम बनने के बाद में यहाँ के बच्चे विश्व स्तर पे खेलना शुरुआत करेंगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बन रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीते वर्ष 11 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में विभाग के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र ने विस्तार से जानकारी दी। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीते वर्ष भ्रष्टाचार करने वाले 11 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों ट्रैप करने की कार्रवाई की। इसके अलावा 11 नियमित प्रकरण भी दर्ज किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि विभाग की हनुमानगढ़ शाखा द्वारा वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित घोटाले की जाँच करते हुए 2 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के 2 नियमित प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का एक लेखाकार कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा गया। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के एक पटवारी को, सरस डेयरी के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को, पुलिस विभाग के 2 सहायक उप निरीक्षकों को, इसी प्रकार राजस्व विभाग के राजस्व पटवारी को, शिक्षा विभाग के प्राचार्य व प्रबोधक को तथा एक बैंक शाखा के प्रबंधक को भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। ऐसा ही सुभाष चंद्र ने बताया कि 2021 में अलग अलग मामलों में ट्रैप कार्रवाई करते हुए कुल 2,74,000 रुपए रिश्वत राशि आरोपियों से जब्त की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में दर्ज प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए। ऐसा ही सुभाष चंद्र ने जिलावासियों से आह्वान किया कि यदि उन्हें कोई कर्मचारी अधिकारी रिश्वत देने के लिए मजबूर करे तो वे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से संपर्क कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने में सहयोग करें। पिछले साल 2021 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकी हनुमानगढ़ द्वारा कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए थे। उसमें 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके अलावा 2 जो अपने फर्जी बीमा जो किसान द्वारा जो उठाए गए थे उसके प्रकरण भी चौकी द्वारा ही दर्ज करवाए गए।
इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, सरस डेयरी, पुलिस विभाग, राजस्व, शिक्षा और बैंक, इन सभी डिपार्टमेंटों से अलग अलग कर्मचारियों को ट्रैक किया गया था हमारी चौकी की ओर। लगातार श्रीमान डीजी साहब, ये सोनी साहब, एडीजी साहब और एसपी साहब, एडीसी साहब के नेतृत्व में हमारे यहाँ जो बीसी होती है उनकी मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसी के द्वारा जो भी हमें गाइडलाइंस वगैरह मिलती है, वो परिवादियों से डायरेक्ट हमसे संपर्क में आते हैं, उनसे संपर्क करके हमारी कार्रवाई चलती रहती है। ये पिछले साल ही श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में एक नया नवाचार किया गया था, ग्राम सफल योजना। इसके तहत हर एक मुख्यालय के आदेश के अनुसार चौकी द्वारा एक गांव गोद में लिया गया था। इसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा भी एक गांव में लिया गया था, गांव गोद में लिया गया था, जिसमें उस गांव की बेसिक समस्याएं जैसे पानी की, बिजली से या जो श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड जो बनते हैं, उससे संबंधित उनको बेसिक तो उनको ये सिखाया जाता है कि ये सब सारे काम फ्री होते हैं, उनको आप किसी तरह की घोषणा दें और उनको जागरूक किया जाता है और संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उस गांव में एक कैंप लगवाया जाता है ताकि अधिक से अधिक जो सरकारी योजना, जन योजना जो चल रही है उनका सभी को फायदा मिल सके। इसके अलावा पूरे राजस्थान स्तर पर हमारे 1064 एक टोल फ्री नंबर है, जिसमें कोई भी कभी भी 24 घंटे खुली हेल्पलाइन है, इसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वो सीधी बिल्कुल ही गोपनीय रखी जाती है, इसमें किसी का कोई खुलासा नहीं किया जाता। उसमें अपनी कोई भी जनसाधारण आदमी अपनी कोई कंप्लेन है तो दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा चौकी में भी जो बेसिक नंबर है उस पर या जो हमारे ऑप्शन है के नंबर से या मेरे व्यक्तिगत नंबर से आप संपर्क करके ये आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल पूर्ण गोपनीयता रखी जाती है। इस तरह की किसी के बहकावे भी नहीं आए कि यहाँ से लीक आउट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपनीय ब्यूरो की कार्रवाई पूर्णतः गोपनीय है। मेरे समस्त जिला वासियों से यही एक अपील है कि अपनी जो गाड़ी कमाई है उसको अपने भ्रष्टाचार में ना कमाएं और अगर किसी को कोई कर्मचारी अधिकारी परेशान कर रहा है तो हमसे बेझिझक आप संपर्क कीजिए, हम आपके वो काम भी करवाएंगे और जो भ्रष्ट अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैन साध्वी पुष्पचूला के मक्कासर आगमन पर ग्रामीणों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, साध्वी पुष्पचूला जी महाराज की जय हो, मैया कांता जी महाराज की जय हो। जैन साध्वी पुष्पचूला का गांव मक्कासर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के निवासी शंकरलाल जैन की बेटी ने पिछले साल इसी दिन हरियाणा के पंचकुला में दीक्षा ग्रहण की थी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर धार्मिक यात्राओं का विहार करते हुए आज वे मक्कासर पहुंची। यहाँ पहुंचने पर साध्वी श्री ने बताया कि ईश्वर की कृपा से उन्होंने पिछले साल दीक्षा ग्रहण की थी। इस दौरान पग नापते हुए पंचकुला से चंडीगढ़ से लुधियाना होते हुए वे आज हनुमानगढ़ पहुंची। मेरे को वो 1 साल पहले वाला वो दिन याद आ गया जब आप सब ने मिलकर जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से क्या किया था, मुझे विदा किया था और वहीं से वापस मुझे क्या लेकर आए हैं, इतने प्रेम से, इतने स्नेह के साथ वहां से लेकर आए हैं। क्या बदलाव है, पहले क्या था और अब, पहले उस रथ पर थे और आज इस संयम पथ पर नंगे पांव चलते हुए आपका इतना प्रेम कि 1 साल के अंदर जो दादाश्री जी अभी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल से बहुत साल बीत जाते हैं अपनी जन्मभूमि पर आने पे, परंतु आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर ले आया। हम लोग चंडीगढ़ से विहार करके पैदल विहार करते हुए हनुमानगढ़ क्षेत्र में पधारे। हनुमानगढ़ टाउन से आज मक्कासर नगर, और इस मक्कासर की बच्ची जो कि 1 साल पहले 25 अप्रैल को पंचकुला के अंदर जैन भागवती वाड़ा, जिसको हम जैन दीक्षा कहते हैं, वो दीक्षा इस बच्ची ने पुष्पचूला वहाँ पे ली और उनका जन्म स्थान आज मक्कासर है। और 1 साल के अंदर ये साध्वी जी महाराज कहाँ है, पैदल विहार करते हुए ग्राम नगर के अंदर होते हुए धर्म का प्रचार, भगवान महावीर के महान प्रवचन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद,
मिथ्यावाद और इसके बाद सापेक्षवाद के महान सिद्धांत के ऊपर और सबसे बड़ा भगवान महावीर का एकांतवाद के धर्म को लेकर के ये ग्राम ग्राम नगर नगर के अंदर पैदल विहार करती हुई आज आपकी जन्मस्थली मक्कासर के अंदर पधारी है। और मक्कासर आने पर पूरे ग्रामवासियों ने जो स्वागत इस बच्ची का किया है वो शब्दों में बयान नहीं। पूरे नगरवासियों को, इनके माता पिता को, दादा प्रताप चंद जी को, इनकी दादी, सारे परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई। गंडी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ से 1 वर्ष पहले 25 अप्रैल 2022 में 21 में मेरी दीक्षा हुई और पंचकुला शहर के अंदर मेरी दीक्षा हुई और 1 साल के अंदर अंदर वापस अपनी ही भूमि पर पग पग नापते हुए, पैदल विहार करते हुए, चंडीगढ़ लुधियाना से होते हुए आज अपनी इस भूमि पर आए हैं। जो प्रेम, जो सम्मान, जो लाड प्यार मुझे इन ग्रामवासियों ने दिया, उनके लिए मैं हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। और यही कहूँगी कि जिस दृढ़ता के साथ मैंने इस संयम राह पर अपने पैर आगे बढ़ाए हैं, इसी प्रकार मैं इस संयम मार्ग पर दृढ़ रहूंगी और आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाऊंगी इन्हीं भावों के साथ पूरे संसार की। और यही कहना चाहूंगी, जो आज इतने प्रॉब्लम्स, इतनी सब चीजें जो हो रही हैं, जो आज के इस एरा के अंदर जो गलत चीजें हो रही हैं, मैं यही कहूंगी कि सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, अगर धर्म करें, तो हमारा ये भारत देश अभी भी बचा हुआ है और आगे भी बढ़ सकता है और ये शांति से हम इस देश के अंदर जी सकते हैं। यही कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान करते रहें। एम्बुलेंस चालकों ने परिवहन अधिकारियों को ज्ञापन देकर जुगाड़ से तैयार एम्बुलेंसों को आम जन की जान के लिए खतरा बताते हुए इन पर बैन लगाने की मांग की है। फर्जी तरीके से एलपीजी गैस पर चल रही एम्बुलेंस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सोमवार को एम्बुलेंस चालकों ने परिवहन विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कुछ व्यक्ति अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में तैयार कर फर्जी तरीके से चला रहे हैं। कंपनी से एम्बुलेंस तैयार न करवा कर बाहर से व जुगाड़ बिठाकर फर्जी तरीके से एम्बुलेंस पास करवा कर चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस को एलपीजी की गैस पर चलाने का कोई नियम नहीं है, परंतु गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त वाहन चालक बाहर से गैस पासिंग करवा कर एम्बुलेंस को गैस पर चला रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में टाउन जंक्शन रोड पर गैस पर होने के कारण खड़ी गाड़ियों में आग लगने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे जान माल का भी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के फर्जी एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस का अवैध धंधों में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार किसी भी एम्बुलेंस के कागजात पूरे नहीं है, फिर भी बेखौफ तरीके से सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ाया जा रहा है। ऐसे एम्बुलेंस चालक बिना मरीजों के सड़कों पर सायरन व बत्ती जलाकर तेज स्पीड से गाड़ियों को दौड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। ज्ञापन में बिना नियम कायदों के चल रही ऐसी एम्बुलेंसों को जब्त कर दोषी चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में धर्मपाल, हनीफ खान, मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, यश प्रकाश, सतपाल, रमेश, सोनू सहित अन्य एम्बुलेंस चालक शामिल रहे। ये जो फर्जी तरीके से गाड़ियां आई हुई है, जो एलपीजी गैस पे चल रही है, इनके गाड़ियों के भाड़े के अंदर और हमारे डीजल की गाड़ी भाड़े में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम सब लोगों की भूखमरी नौबत आ चुकी है। गाड़ियों की किस्तें सारी पेंडिंग पड़ी है, न इंश्योरेंस करवा पाते हैं, न फिटनेस करवा पाते हैं, कहाँ से करवाएं। डीजल की गाड़ियाँ बहुत महंगी पड़ रही है, 104 रुपये लीटर हो रहा है डीजल, और गैस वाली बहुत सस्ती पड़ रही है, तो वो गाड़ियाँ चल रही है, जबकि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमारी मांग यही है, जो फर्जी तरीके से गाड़ियाँ चल रही है एलपीजी पे, उन पर कार्रवाई की जाए। सर, हम चाहते हैं कि जो एम्बुलेंस ओमनी और इको गैस पे चलती है, वो घरेलू गैस पे जड़ेले से चलती है, फर्जी तरीके से पास करवा के पंजाब से कन्वर्ट RJ13 से करवा के इधर आ रही हैं, और ये नहीं चलनी चाहिए। पेशेंट के लिए बहुत खतरा है। पहले हम 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम गाड़ियाँ यहाँ लेके और आज भी तीसरी चौथी बार आए हैं हम, तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या हमारी गाड़ियाँ 8-10 लाख की गाड़ियाँ उनके पास में लाके खड़ी कर देते हैं। खड़ी गाड़ियों में आग लग जाती है, तुरंत पास में ना हो तो हमारी और गाड़ियाँ सड़ जाएंगी। वहाँ पर सबसे बड़ा तो खतरा ये है। और दूसरी बात समस्या ये है कि ये एम्बुलेंस इको बहुत ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर, और हर आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, इनसे आग लग जाती है इनकी चलती गाड़ियों में। आज हम आश्वासन दिए है, हमारे को मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे, और ये कानूनी प्रक्रिया में नहीं है कि एम्बुलेंस गैस पे या किसी भी गैस पे चले। अगर कानून में जिस दिन आ गई तो इनकी जो टैंकी है वो फिटेड होएगी कंपनी से, वो नहीं है ऐसा।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।